Hello everyone, welcome back to the Food Tech Online. Today we are going to continue the series of most important questions related to your food chemistry syllabus of food analyst and junior analyst examination. In previous session we already completed 25 questions and today we are going to continue this series. So let's begin. So before we move forward, I want you all to introduce the new FSSA Junior Analyst and Food Analyst Examination course launched by our Food Tech Online app. अब हम सबको पता है FSSA जो है वो फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन ईयरली बेसिस पे कंडक्ट कराता है, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। यानी कि इस एग्जाम में आपको सिर्फ एक क्वालिफाइंग मार्क्स ही स्कोर करने होते हैं, ना कि एक कॉम्पिटेटिव कट ऑफ क्लियर करनी होती है। साथ में ये जो एग्जाम होता है इसको क्लियर करने के बाद आप एज अ फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट इजीली फूड सेक्टर की जॉब को क्रैक कर सकते हो। सो इस कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या देने वाले हैं। इस कोर्स में सबसे पहले तो आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस। अब हम सबको पता है फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वाइड है, और इस वाइड सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपको समझाने के लिए हम इसमें देंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसके अंदर इस वाइड सिलेबस में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर वह सेक्शन जिसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और पूरा सिलेबस को एक तरह से रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपको पहुंचाया जाएगा। और इन रिकॉर्डेड क्लासेस को बनाया गया है बाय दी हाईली स्किल्ड एंड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। नेक्स्ट इस कोर्स में आपको मिलेगी ई बुक्स। टोटल आपको 5 ई बुक्स दी जाएगी, जिसके अंदर आपका सारा स्टडी मटेरियल कवर कर दिया जाएगा इस कोर्स से रिलेटेड, और इन ई बुक्स की मदद से आप इजीली अपनी तैयारी को कंप्लीट करके फ्लाइंग कलर्स के साथ इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आपको इस कोर्स में मिलेगी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वीडियो। आपको हर टॉपिक से रिलेटेड इसमें एमसीक्यूज की सेट ऑफ वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर जो भी उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आपको विद द सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद में आपको इसमें मिलेंगे प्रीवियस ईयर वीडियो, यानी कि प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस है जिनको प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को बहुत कम टाइम में और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पूरा कर सकते हो, और साथ में ये भी चेक कर सकते हो कि आपकी जो पढ़ रहे हो वो ऑन दी ट्रैक है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से या नहीं है। इसके साथ साथ इसके कुछ और बेनिफिट है, जैसे कि सबसे पहले तो ये आपको मिलेगा मार्जिनल कॉस्ट पे, यानी कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम रखी गई है और इससे आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। सेकंड, ये आपको मिलेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, यानी कि आपको सिर्फ इसको एक बार कोर्स को लेना है। एक तरह से ये आपके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जिसको आपने अगर एक बार ले लिया तो उसके बाद ऐसा आपको दिक्कत नहीं आएगी 6 महीने बाद ये कोर्स इनवैलिड हो गया या 1 ईयर के बाद आपको इसके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। ये आपको मिलेगा कंप्लीटली लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, जिसको आप अगर फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन के बाद भी कोई फूड सेक्टर से रिलेटेड एग्जाम दोगे तो उसमें जरूर बेनिफिशियल अपने लिए पाओगे। उसके बाद तीसरा जो आपको बेनिफिट इसमें अभी मिल रहा है वो है डिस्काउंट। आपको अगर इस कोर्स में इस मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर भी अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पे आपको डिस्काउंट से रिलेटेड और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो अगर आपको इस कोर्स में एनरोल होना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हो हमारे फूड टेक ऐप से, और इसमें एनरोल हो सकते हो। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सेक्शन। So the question number 1 is adding vitamin D to cow milk can eliminate which of the following disease। यानी कि काउ मिल्क के अंदर विटामिन डी ऐड करने से हम कौन सी डिजीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, देन वी हैव स्कर्वी एंड नन। अब हम सबको पता है कि जो मिल्क होता है उसके अंदर हम प्रोसेसिंग के वक्त कुछ विटामिन और मिनरल्स को ऐड करते हैं, जिनके अंदर विटामिन डी भी आता है, और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द मिल्क। अब ये जो फोर्टिफिकेशन होता है इसका हमको इंडिकेशन जो नॉर्मली मिल्क पैकेट्स पे देखने को मिलता होता है वो होता है +F। सो इस प्रोसेस के अंदर हम विटामिन डी ऐड करते हैं, और विटामिन डी को ऐड करने के कई सारे तरीके होते हैं, बाय द रेडिएशन, बाय द यूजिंग ऑफ यीस्ट मेटाबॉलिज्म, देन वी आल्सो हैव मेथड्स बाय मैनुअली एडिंग द विटामिन डी कंसंट्रेट इन द मिल्क ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब हमको बताना है कि विटामिन डी है उसकी अगर एलिमिनेट करना है कौन सी डिजीज को विटामिन डी बढ़ा के, तो इसका मतलब विटामिन डी से जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो हम सबको बताया होती है रिकेट्स। अब रिकेट्स का मतलब होता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी की वजह से जो बोन्स स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है।
या फिर बोन जो होती है वो वीक हो जाती है चिल्ड्रंस के अंदर और कई सारी उसमें प्रॉब्लम्स आती है, जैसे ओबो हो जाती है। ये टॉपिक हमने हमारे विटामिन वाला जो लेक्चर है कोर्स के अंदर आपको दिया गया है, उसके अंदर अच्छे से डिटेल में पढ़ी है कि हमारी बोन्स वीक हो जाती है। बोन्स वीक क्यों होती है? विटामिन डी की कमी के कारण। क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा बोन्स के अंदर कैल्शियम आयंस और फॉस्फोरस आयंस के जो हम कह सकते हैं डिपोजिशन के लिए। यानी कि बोन्स के अंदर जो फॉस्फोरस और कैल्शियम का कंटेंट होता है उसके डिपोजिशन के लिए या फिर फॉस्फोरस और कैल्शियम को बढ़ाने के लिए विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं वही हमारे बोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर ये दो मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारी बोन्स का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रहेगा और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी में हमारी बोन्स में फॉस्फोरस और कैल्शियम की प्रॉपर जो सप्लाई होती है वो नहीं हो पाती है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और चिल्ड्रंस के अंदर स्पेशली रिकेट्स पाई जाती है। अगर यही अडल्ट्स के अंदर सेम प्रॉब्लम है कि विटामिन डी की कमी से बोन्स वीक हो रही है तो हम उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नाउ डैश इज नेचुरली ओकरिंग स्टेबलाइजर यूज्ड इन आइसक्रीम एंड बेवरेजेस। सो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबलाइजर का जो मेन रोल होता है एज एडिटिव आइसक्रीम के अंदर क्या होता है। दरअसल आइसक्रीम के अंदर स्टेबलाइजर का यूज होता है हमारे आइस क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसको रोकने के लिए। अब आइस क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? दरअसल जो हमारे फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है आइसक्रीम का, उसके ऊपर आइसक्रीम के अंदर जो फ्री वाटर है जिसको हम नहीं चाहते उसका आइस फॉर्मेशन या फिर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो, वो भी आइस बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो आइसक्रीम में एक डिफेक्ट आता है जिसका नाम होता है सैंडीनेस। यानी कि आइसक्रीम का जो टेक्सचर होता है जब हम उसे हमारे माउथ में रखते हैं तो सैंड जैसा फील करता है, जो कि मेजर हम कह सकते हैं डिफेक्ट है आइसक्रीम इंडस्ट्री का, जिसे प्रिवेंट करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आइसक्रीम के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं स्टेबलाइजर्स का। अब अगर ऑप्शंस में से देखें तो लेसिथिन को देखते हैं। सबसे पहले लेसिथिन दरअसल हमारा एक इमल्सीफायर होता है, ना कि स्टेबलाइजर। अब इमल्सीफायर और स्टेबलाइजर में हमने फर्क अच्छे से डिस्कस किया है हमारी पिछले जो सेट ऑफ क्वेश्चंस थे 25 उनके अंदर। तो इमल्सीफायर जो होते हैं वो मेनली हमारे फैट सेपरेशन को रोकते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर। हम सबको पता है कि फैट और वाटर कभी भी आपस में एक तरह से डिसॉल्व नहीं होते, हमेशा सेपरेटेड फॉर्म में रहते हैं। तो इन फैट और वाटर को एज अ इमल्शन फॉर्म साथ में रखने के लिए हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर जिस एडिटिव की हमें जरूरत होती है उसे हम कहते हैं इमल्सीफायर। सो लेसिथिन जो होता है वो एक फॉस्फोलिपिड भी होता है और ये एज अ इमल्सीफायर हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर यूज किया जाता है। देन वी हैव गोइंग टू डिस्कस जेलेटिन। जेलेटिन दरअसल एक तरह का कमर्शियल स्टेबलाइजर है जो कि पहली बात तो बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि ये पोर्क स्किन या फिर अदर काफ स्किन से हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो स्टेबलाइजिंग हम कह सकते हैं इफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपने, यानी कि एज ए स्टेबलाइजर वर्क करने के लिए इसको बहुत ज्यादा एजिंग करनी पड़ती है। इस वजह से आजकल जो जेलेटिन है वो आइसक्रीम इंडस्ट्री में बहुत कम यूज हो रहा है, क्योंकि इसको जब अगर प्रॉपर एजिंग नहीं मिलेगी 4 to 6 आवर, जो कि बाकी स्टेबलाइजर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो ये प्रॉपर जेल फॉर्मेशन शो नहीं करेगा और अपनी स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाएगा। और खासकर क्योंकि ये एनिमल स्किन्स या फिर डिफरेंट एनिमल्स से मिलता है, इस वजह से इसके रिलीजियस और एथिनिकल हमें ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं कि लोग इसको यूज करना इसलिए भी वजह से भी प्रिफर नहीं कर सकते। खासकर जो वेजिटेरियन आइसक्रीम क्लीन करते हैं इंडिया जैसे, जहाँ पे ये जरूरी होता है कि ज्यादातर चीजें वेजिटेरियन हो यहाँ के रिलीजियस और एथिनिकल बिलीव्स के कारण। सो इस वजह से जेलेटिन बहुत कम इस्तेमाल होता है और ये एक कमर्शियल स्टेबलाइजर। फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है ग्वार-गम। ग्वार-गम दरअसल नेचुरल स्टेबलाइजर है, जो कि ग्वार हम सब ने सुना होगा एक तरह की हम कह सकते हैं लीगम होती है या फिर दाल होती है जो बहुत आसानी से हमें देखने को मिलती है इंडिया के अंदर ग्रो होती हुई। सो इस ग्वार से जब हम एक तरह का जेल तरह का एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसे हम ग्वार गम कहते हैं, वो हमारा स्टेबलाइजर की तरह यूज होता है आइसक्रीम के अंदर। और ये जो है ये काराजिनन, जो कि हमने डिस्कस किया था कि एक और इम्पॉर्टेंट स्टेबलाइजर होता है, उसके साथ कॉम्बिनेशन में मेनली यूज किया जाता है हमारे आइसक्रीम इंडस्ट्री के अंदर। सो ये जो ग्वार से मिलने वाला ग्वार गम है यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एज अ नेचुरल स्टेबलाइजर। Now next is Nissin is a narrow spectrum antibiotic, wide spectrum antibiotic, stabilizer, nutrient supplement। अब हम सबको पता है कि निसिन ना तो एक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट होता है ना ही एक स्टेबलाइजर होता है। ये दरअसल एंटीबायोटिक या फिर प्रिजर्वेटिव की तरह हमारे फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं नैरो स्पेक्ट्रम या वाइड स्पेक्ट्रम।
अब नैरो स्पेक्ट्रम और वाइड स्पेक्ट्रम का फर्क है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज ऑन विच मिसीन इज इफेक्टिव एज अ प्रिजर्वेटिव, इस बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम और वाइड स्पेक्ट्रम के अंदर। अगर ये बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ यानी कि 2 से 3 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया या फिर अदर जो हम कह सकते हैं इन्फेक्टेंट कंटामिनेंट्स होते हैं बायोलॉजिकल और केमिकल, उन सब के खिलाफ प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम उसे कह देते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, यानी कि ये बहुत कम रेंज के बैक्टीरियाज के लिए ही हमें प्रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है या फिर अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स के लिए हमें प्रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है। वहीं वाइड स्पेक्ट्रम की बात करें तो बहुत एक तरह से कह सकते हैं वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स या फिर बायोलॉजिकल हम कह सकते हैं स्पॉइलेज कॉजिंग बैक्टीरिया हो गए, रोडेंट्स हो गए, देन वी हैव इंसेक्ट्स हो गए, उनसे हमें प्रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो जो निशीन हमारा होता है ये दरअसल वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, यानी कि ये बहुत लार्ज रेंज ऑफ बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स या बायोलॉजिकल हैजार्ड्स हमें एज अ प्रिजर्वेटिव प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट आ जाएगा लेसिथिन इज, सो लेसिथिन हमारा क्या होता है, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फॉस्फोलिपिड और ऑल ऑफ द अबव। अब मैंने आपको शुरुआत वाले क्वेश्चन में बताया था कि लेसिथिन हमारा क्या होता है, एक तरह का फॉस्फोलिपिड होता है, यानी कि ये जो होता है एक तरह के फॉस्फोरस और जो लिपिड हमारे होते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि बीच में तो होता है लिपिड का स्ट्रक्चर यानी ग्लिसरॉल चेन होती है, उससे एक फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, साथ में हमारा एक फैटी एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और एक हमारा अमाइनो अल्कोहल ग्रुप भी जुड़ा हुआ होता है लेसिथिन के अंदर। अब इधर देखो फॉस्फोरस ग्रुप है इसलिए ये हो गया फॉस्फो, और लिपिड जैसा स्ट्रक्चर यानी लिपिड की तरह ग्लिसरॉल चेन और फैटी एसिड है, इस वजह से हम इसे कह देते हैं फॉस्फोलिपिड, यानी वह लिपिड जिसके साथ फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि इमल्सिफायर की तरह कैसे काम करता है। दरअसल इमल्सिफायर वह सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक तो होता है हाइड्रोफिलिक ग्रुप और एक होता है हाइड्रोफोबिक ग्रुप। हाइड्रोफिलिक ग्रुप हमारा वाटर से कनेक्ट रहता है जिसकी मदद से वो वाटर को बाइंड करके रखता है, और जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है हमारा वो हमारे फैट या फिर लिपिड जो हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है उनसे कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से ये जो फैट और वाटर की एक तरह से बाइंडिंग एजेंट की तरह वर्क करता है हमारा लेसिथिन या फिर एमल्सिफायर। सो अब इधर आप देख सकते हो कि जो फैटी एसिड ग्रुप है ये तो हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर का है, वहीं अमाइनो अल्कोहल, सॉरी अमाइनो एसिड नहीं है, अमाइनो अल्कोहल जो ग्रुप है वो हमारा वर्क करता है हाइड्रोफिलिक ग्रुप की तरह, और ये हमारा वाटर से कनेक्ट रहता है। इस तरह ये वाटर और फैट के सेपरेशन को हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर ड्यूरिंग स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्रिवेंट करते हैं। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड। अब हम सबसे पहले देखते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑटो ऑक्सीडेशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट के अंदर फैट प्रेजेंट है, खासकर अनसैचुरेटेड जो फैट है, वो जब हमारा ऑक्सीजन जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके साथ केमिकली इंटरेक्ट करता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, तो ये जो फैट होता है ये हमारा डिग्रेड हो जाता है, और ये जो फैट डिग्रेडेशन होता है इसके अंदर हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी फैट का जो डिस्ट्रॉशन होता है, फैट जो टूटता है, उसके हमारे जो डिग्रेडेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें आते हैं फ्री रेडिकल प्लस में हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पेरोक्साइड्स जो होते हैं अदर पेरोक्साइड, ये हमारे एज अ प्रोडक्ट इसके अंदर हमें मिलते हैं फैट डिग्रेडेशन या फिर ऑटो ऑक्सीडेशन के। और इसके कारण क्या होता है, जब हमारे फैट टूट जाता है तो फैट हम सबको पता है फ्लेवर्स को कंट्रीब्यूट करता है हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर, तो हमारे जो ऑफ फ्लेवर्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं फूड प्रोडक्ट के अंदर ड्यू टू इस फैट ऑक्सीडेशन, और इसके कारण हमारे वेरियस फ्लेवर डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। सो इस फैट ऑक्सीडेशन के वक्त हमने अभी देख लिया कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे फ्री रेडिकल हमारे ऑप्शंस में, तो इसका आंसर तो फ्री रेडिकल्स हो ही गया, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डिफरेंट अदर पेरोक्साइड्स मिलते हैं। ये भी जो होते हैं ये अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, तो ये हमारे फर्दर एल्डिहाइड्स में, देन अल्कोहल में और कीटोन्स में टूट जाते हैं। तो इस तरीके से फैट ऑक्सीडेशन का केमिकल प्रोसेस कंडक्ट होता है। अब इसमें हमें डायरेक्टली अपना आंसर तो मिल गया, फ्री रेडिकल्स होते हैं। बाकी अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाओलिन, जिसे हम सिंपली BHT भी कहते हैं, ये दरअसल एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है।
यानी कि ये जो फूड एडिटिव होता है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करके हमारे जो फैट का ऑक्सीडेशन है या ऑटो ऑक्सीडेशन है उसे रोकता है, प्रिवेंट करता है या फिर डिले करता है, क्योंकि ये जो फैट ऑक्सीडेशन होता है ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है। यानी कि अगर हमारा एक बार फैट ऑक्सीडाइज हो गया और टूट गया तो हम उसे वापस रिकवर करके उसके ओरिजिनल फैट फॉर्म में नहीं ला सकते। सो BHT एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ में रेडिकल स्कैवेंजर जिसे हम चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं ये भी एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट ही वर्क करते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर। और जो लास्ट ऑप्शन है डेरिवेटिव्स, इसका भी कोई सेंस नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा इस ऑप्शन का फ्री रेडिकल्स। नाउ व्हाट आर सिक्वेस्ट्रेंट्स। अब इतनी देर जो हम चिलेटिंग एजेंट डिस्कस कर रहे थे उन्हीं को हम कहते हैं सिक्वेस्ट्रेंट्स, यानी कि सिक्वेस्ट्रेंट्स को ही हम कहते हैं चिलेटिंग एजेंट, ये दोनों सेम ही होते हैं। अभी हमने देखा था कि चिलेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, दे आर एडेड टू कीप फूड स्टेबल। सेकंड ऑप्शन है फॉर्म अ कॉम्प्लेक्सियन विद मेटल आयंस, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, एड फॉर कलर, देन दे कीप फूड ऑक्सीडाइज्ड। अब जो हमने देखा चिलेटिंग एजेंट मेनली क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं हमारे कॉपर, आयरन और निकल जो आयंस होते हैं उनके साथ फूड प्रोडक्ट के अंदर, जिसकी वजह से ये जो फूड का ऑक्सीडेशन है उसे प्रिवेंट करते हैं, यानी कि ऑटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, जिससे फूड का फ्लेवर का जो डिग्रेडेशन या फ्लेवर का जो हम कह सकते हैं स्पॉइलेज है वो ना हो। दे कीप फूड ऑक्सीडाइज, तो ऑप्शन गलत ही हो गया। एडेड फॉर कलर भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये फ्लेवर को प्रिवेंट करते हैं ना कि कलर को ऐड करते हैं। और इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं कॉपर आयरन्स के साथ में और निकल्स के जो आयंस होते हैं उनके साथ में। और जो मोस्ट यूज्ड जो हमारा चिलेटिंग एजेंट या सिक्वेस्ट्रेंट होता है फूड इंडस्ट्री के अंदर वो होता है हमारा EDTA। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वन इज BHA stand for, and options are butylated hydroxyanisole, butylated hydroxyacetic acid, butane hydroxyacetic acid and none। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिसोल। ये जो BHA होता है ये भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये मेनली यूज होता है हमारा डेयरी इंडस्ट्री के अंदर। अब एज एंटीऑक्सीडेंट ये हमारा वर्क करता है जो फैट का, जो मैंने आपको इतनी देर बताया डिग्रेडेशन है या फिर फैट का ऑक्सीडेशन है उसको डिले करने का। साथ में ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है वो होते हैं घी एंड बटर। थोड़े अमाउंट में ये हमारा मिल्क पाउडर में भी यूज होता है, लेकिन मेनली ये जो बटर और घी का जो फैट ऑक्सीडेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है एट द रेट ऑफ 0.02% परमिटेड रेट है जो हम BHA की यूज कर सकते हैं घी और बटर के अंदर। The next one is which property of hydrogen peroxide make it the effective preservative। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हमें बताना कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसे एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो हमारे ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, एबिलिटी टू चिलेट मेटल, एबिलिटी टू डिक्रीज वाटर एक्टिविटी। इनमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑक्सीडेटिव। दरअसल हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ ऑक्सीडेटिव एजेंट वर्क करता है हमारे बैक्टीरिया के ऊपर, क्योंकि हमारे प्रिजर्वेशन में क्या होगा, बैक्टीरिया की स्पॉइलेज से या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पॉइलेज से जो हमारे फूड को प्रिजर्व करना है वही प्रोसेस की जाएगी। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये सबसे पहले हमारा ऑक्सीडेशन करता है जो भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, जिसे हम सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसके जो लिपिड्स होते हैं या फिर फैट प्रेजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन कर देता है। अब ये जो फैट का ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, हमने देख लिया कि जो फैट है वो डिग्रेड हो जाता है, यानी कि इसकी पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देगा। उसके बाद जो इसके अंदर जो हमारा DNA मैटर है उसका ये करेगा ब्रेक डाउन, या फिर इस DNA मैटर को भी ये बाद में अटैक करके तोड़ देगा। इस तरीके से जो भी हमारा बैक्टीरिया है उसे हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है एज अ प्रिजर्वेटिव किल करने का वर्क करता है। और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये क्या करता है, ये दरअसल हमारे जब ऑक्सीडेशन शो करना होता है तो हाइड्रोक्सी और पेरोक्साइड दो मॉलिक्यूल में टूटता है। और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो मेजर यूज हमें अच्छे से देखने को मिलता है वो हमें मिलता है लैक्टोपेरोक्सीडेज सिस्टम में, जो कि मिल्क के प्रिजर्वेशन के लिए यूज होने वाला एक सिस्टम है, जिसके अंदर यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोडियम थायोसाइनेट के साथ में लैक्टोपेरोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन के कारण हाइपोथायोसाइनेट
बनाता है आयंस, और ये जो हाइपोथायोसाइनेट आयंस होते हैं इनसे ये बैक्टीरिया को किल भी करता है और बैक्टीरिया को रोकता भी है ग्रोथ से और एक्टिविटी से। तो इस तरीके से ऑक्सीडेटिव एक्शन के थ्रू हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बैक्टीरिया को रोकता भी है और किल भी करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फंक्शन ऑफ अ फूड एडिटिव। सो इसमें अगर हम देखें कंट्रोलिंग एसिडिटी, अल्किनिटी, मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू, टू मेंटेन प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, ऑल ऑफ द अबव। सो कंट्रोलिंग ऑफ एसिडिटी और एल्किनिटी के लिए भी हम यूज करते हैं एडिटिव। जो एडिटिव हम इसके लिए यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं बफर्स। ये हमने देखा था लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में भी डिटेल में कि बफर्स का क्या काम होता है। तो बफर्स दरअसल हमारे एसिड बेस बैलेंस बनाने का काम करते हैं फूड प्रोडक्ट के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लेवर, टेक्सचर और जो भी माइक्रोबियल डिस्टॉर्शन होता है पीएच में चेंज के कारण की वजह से वो हमारे फूड प्रोडक्ट में ना हो। नेक्स्ट मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब ये भी हम देखते ही आ रहे हैं कि जो इमल्सिफायर है या फिर अदर जो भी हमारे फूड एडिटिव है जो कि फैट डिस्टॉर्शन या फिर अदर फ्लेवर और जो कलर डिस्टॉर्शन है उन सब से हमारे फूड प्रोडक्ट को प्रिवेंट कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से इमल्सिफायर भी इनका बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया है न्यूट्रिटिव वैल्यू मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये फैट का जो डिग्रेडेशन है उसे रोकता है और फैट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे फूड प्रोडक्ट का, उसके जो भी हम कह सकते हैं लॉस से हमारी बॉडी को बचाता है। उसके बाद आता है टू मेंटेन प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। अब इसके लिए हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं और उसके अलावा हमने देखा हम सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों वर्क हम हमारे डिफरेंट एडिटिव्स की मदद से कंडक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज क्लैरिफाइंग एजेंट। ऑप्शंस आर जिलेटिन, बेंटोनाइन, डाई एटोमस अर्थ एंड ऑल ऑफ द अबव। अब क्लैरिफाइंग एजेंट हमने डिस्कस किया था पहले भी कि जो हमारे फ्रूट बेस्ड या वेजिटेबल बेस्ड ड्रिंक्स होते हैं जिनमें हम अल्कोहल बेस्ड भी ड्रिंक ले सकते हैं, बियर, वाइन, इन सब में जो हमारा फ्लूइड होता है उसके अंदर मिनरल्स के कारण, सॉल्ट्स के कारण और जो हमारा प्रोटीन होता है उसके कारण कुछ इस तरीके से सेडिमेंट्स के पार्टिकल्स बन जाते हैं। और ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं सेडिमेंट्स के हमारे, ये इस तरीके से पूरे हमारे फ्लूइड के अंदर फैले हुए होते हैं, जिसके कारण जब भी हमारा ये फ्लूइड प्रोडक्ट है जैसे फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स हो गए, जूसेस हो गए, वेजिटेबल जूस हो गए और अदर जूस हो गए, बियर्स हो गई, वाइन हो गई, इसके अंदर इन सेडिमेंट्स के कारण जब हम इन्हें कंज्यूम करते हैं तो हमारे माउथ के अंदर डर्ट जैसा फील होता है और ये क्रिस्टल हमारे माउथ में उस लिक्विड के अंदर चुभते हैं। तो इस जो हम कह सकते हैं टेक्सचरल डिफेक्ट कह दे या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी का जो हम कह सकते हैं टूटना हो गया या गिरना हो गया, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं क्लैरिफाइंग एजेंट। ये क्या करते हैं, ये इस फ्लूइड के अंदर ये जो हमारे सेडिमेंट्स हैं इनको या तो एकदम अपर लेयर में डिपोजिशन कर देंगे इनका, या फिर एकदम बॉटम में इनको डिपोजिट कर देंगे ताकि इन्हें हम इजीली रिमूव कर पाए। सो ये जो क्लैरिफाइंग एजेंट्स हैं इनके रूप में हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनमें जिलेटिन भी आता है जो कि एक प्रोटीन होता है एनिमल सोर्स से ड्राइव्ड, बेंटोनाइन भी आता है, ये भी एक नेचुरल क्लैरिफाइंग एजेंट है जो हमारा क्ले से मिलता है। जो भी क्ले को हम फिल्टर करते हैं एक स्पेशल टाइप की बेंटोनाइन क्ले को, उसके बाद हमें ये क्लैरिफाइंग एजेंट मिलता है। डाई एटोमस अर्थ जो होता है ये भी एक तरह की क्ले को फिल्टर करने के बाद हमें मिलता है एज अ क्लैरिफाइंग एजेंट। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। The next is method of detecting common adulterants include। अब ये तो बहुत सिंपल आंसर होगा इसका तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि विजुअल टेस्ट भी हम कंडक्ट करते हैं, फिजिकल टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं और केमिकल टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं अडल्ट्रेंट्स के हम जब उनको आइडेंटिफिकेशन हमें करना होता है। तो इसके अंदर विजुअल टेस्ट में हमारे आ जाते हैं वह टेस्ट जिसके अंदर हम देख के बताते हैं इसमें अडल्ट्रेंट या फिर कोई भी हमारे फॉरेन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं है, जैसे कोई फ्लाइज हो गई, डेड इंसेक्ट्स हो गए, डर्ट पार्टिकल्स हो गए, ये तो हम देख के ही पता कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट में आते हैं हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट जिसके अंदर हम टेस्ट करके बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट में अडल्ट्रेंट है, इसका ओरिजिनल कंपोजिशन नहीं है, या फिर स्मेल करके बता सकते हैं, या फिर हम जो भी प्रोडक्ट है उसको एक तरह से फील करके, टच करके बता सकते हैं कि नहीं ये जो प्रोडक्ट है ये अडल्ट्रेटेड है। उसके अलावा आता है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, हर प्रोडक्ट के लिए अलग केमिकल टेस्ट है। अब मिल्क की बात करें तो मिल्क के अंदर केमिकल टेस्ट में हमारे आते हैं जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिटेक्ट करना है तो अलग टेस्ट है, न्यूट्रलाइजेशन डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास अलग टेस्ट होता है,
और शुगर टेस्ट करने के लिए शुगर रिलेटेड है, यानी ये वो भी अलग टेस्ट है, केमिकल टेस्ट होते हैं अलग अलग। उसके अलावा की के लिए फिर बीआर टेस्ट होते हैं, बीआर रीडिंग टेस्ट, रिचल मैसल आरएम टेस्ट होता है। तो केमिकल टेस्ट तो हर फूड आइटम के लिए वैरायटी ऑफ केमिकल टेस्ट हम करते ही हैं अलग अलग एडल्ट्रेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। सो इसका आंसर तो बहुत ईजी था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएगा BHU, BHT, TB, HQ आर एग्जांपल्स ऑफ ऑप्शंस है हमारे। क्यूरिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, इमल्सिफायर, ऑल ऑफ द अबव। अब BHT यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन, ये हमने शुरुआत में देख लिया था, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इसका आंसर एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा। बाकी TBHQ का मतलब होता है टेट्रा ब्यूटाइलिन हाइड्रोक्सी क्विनोन। और क्यूरिंग एजेंट्स हमने देखा ही था, मीट और अदर प्रोडक्ट्स के अंदर हम स्पाइसेस और अदर सॉल्ट की मदद से क्यूरिंग करते हैं ताकि उसमें डिजायर्ड फ्लेवर आए। और इमल्सिफायर्स हम शुरुआत से ही देख रहे हैं, जो कि फैट और वाटर सेपरेशन को हमारे प्रिवेंट करते हैं फूड प्रोडक्ट के अंदर और फैट वाटर इमल्शन बनाए रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो कि फैट ऑक्सीडेशन का प्रिवेंट करते हैं, और जो भी हमारे मेटल आयंस के कारण ऑक्सीडेशन होता है फूड प्रोडक्ट के अंदर, उसका डिग्रेडेशन होता है, उसको भी प्रिवेंट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्लो ट्रीटमेंट एजेंट। ऑप्शन है स्कॉर्बिक एसिड, L-सिस्टीन, पोटेशियम ब्रोमेट, ऑल ऑफ द अबव। सो इन ऑप्शंस में जो फ्लो ट्रीटमेंट एजेंट होता है उसमें हम इन तीनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्लो ट्रीटमेंट एजेंट का मेन वर्क क्या होता है, इन तीनों का स्पेशली इन तीनों का मेन वर्क होता है, जो भी हम डो बनाएंगे फ्लोर से वो इलास्टिक नेचर का होना चाहिए, मतलब उसकी इलास्टिसिटी अच्छी खासी हो ताकि उसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो। अब इस इलास्टिसिटी का मेन यूज कहाँ होता है, दरअसल ये जो फ्लो ट्रीटमेंट एजेंट है जिनका इस्तेमाल डो की इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये मेनली किया जाता है हमारा बेकरी इंडस्ट्री में। क्योंकि हम सबको पता है कि बेकरी इंडस्ट्री में हम एक प्रोसेस कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर फर्मेंटेशन होता है डो का, और जिसके अंदर हम बैक्टीरिया या यीस्ट की मदद से डो के अंदर CO2 रिलीज करते हैं ताकि वो फ्लफी हो जाता है, काफी गैस रिलीज करते हैं डो के अंदर, जिससे हमारी ब्रेड वगैरह फ्लफी होती है, थोड़ी है ना स्मूथ टेक्सचर होता है उनका। तो ये जो गैस फॉर्मिंग या यीस्ट वगैरह का CO2 रिलीज करना होता है, इस CO2 को रिलीज करने के बाद इसको जब डो में हमें ट्रैप करना होता है तो उसमें ये इलास्टिसिटी बहुत काम आती है। अगर हमारा डो इलास्टिक नहीं होगा तो ये CO2 जो होगी हमारे डो से एस्केप कर जाएगी, जिसकी वजह से वो हमें स्पंजीनेस हमारे किसी भी बेकरी प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिल पाएगी। इस वजह से हम इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो पोटेशियम ब्रोमेट होता है ये कई सारी कंट्रीज में अब बैन हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि ये कार्सियोजेनिक नेचर का होता है, यानी लॉन्ग टर्म में ये हमारी बॉडी में कैंसर डेवलप करने की प्रॉपर्टीज रखता है। तो ये कैसा होता है, कार्सियोजेनिक नेचर का। उसके अलावा L-सिस्टीन भी कई जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन जो हमारा मोस्टली इस्तेमाल होने वाला डो ट्रीटमेंट या फिर फ्लो ट्रीटमेंट एजेंट होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में विटामिन C भी कहते हैं। क्योंकि ये पहली बात तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है फ्लो ट्रीटमेंट में वो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करती है। उसके अलावा ये बहुत चीप अमाउंट में, यानी बहुत ही कम कॉस्ट पे हमें अवेलेबल हो जाता है इजीली मार्केट के अंदर। इस वजह से जो मोस्ट ऑफ द बेकरी यूज करती है एज अ फ्लोर ट्रीटमेंट एजेंट वो हमारा होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और बाकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही एज अ फ्लोर ट्रीटमेंट एजेंट हमारी बेकरी इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलेटिन इज इफेक्टिव एज क्लेरिफाइंग एजेंट अगेंस्ट। ऑप्शंस है प्रोटीन, टेनिस, सेल्यूलोस और नन। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टेनिस। टेनिस दरअसल एक पॉली फिनोलिक सब्सटेंस या बायोमोलिक्यूल होता है जिसका मेनली हमें जो साइड इफेक्ट है या फिर जिसका मेनली हमें जो सेडिमेंटेशन है वो देखने को मिलता है बियर्स और वाइन्स के अंदर। ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है जो मेनली हमें मिलता है बियर्स में और वाइन्स के अंदर। और ये क्या करता है, इसके दो मेन इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से इसे रिमूव करना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहला तो इसका एक होता है एस्ट्रेजेनिक इफेक्ट। एस्ट्रेजेनिक इफेक्ट का मतलब होता है इसकी बहुत ज्यादा पंजेंट, मतलब तीखी अनप्लीजेंट स्मेल भी होती है। साथ में अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाए हमारे ड्रिंक के अंदर तो ये हेडेक भी कॉज कर सकता है। तो इस वजह से ये जो हमारा हम कह सकते हैं टेनिस है, इसको रिमूव करना, जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारे अलग अलग बियर्स में, वाइन्स में, कुछ जैसे एप्पल जूसेस हो गए, इनके अंदर भी हमें ये टेनिस का अमाउंट देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से इनको रिमूव करने के लिए हम जो मेजरली इस्तेमाल करते हैं
हमारा क्लैरिफाइंग एजेंट वो होता है जिलेटिन। तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस। Now next question है dash are used to maintain a uniform dispersion of a liquid in another such as oil in water। सिंपल सा आंसर emulsifier। एग्जाम्पल भी हमें oil in water दे रखा है, तो इसके बाद तो कोई कंफ्यूजन बचता ही नहीं है, क्योंकि हम शुरुआत से देख रहे हैं कि emulsifier में क्या होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि हमारा फैट या लिपिड से कनेक्ट होता है, और दूसरा हमारा होता है हाइड्रोफिलिक टेल या फिर हाइड्रोफिलिक पार्ट जो हमारा वाटर से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से वाटर और फैट का जो सेपरेशन है वो प्रिवेंट रहता है और वो दोनों आपस में जुड़े रहते हैं एक यूनिफॉर्म डिस्पर्जन या फिर इमल्शन की फॉर्म में। तो इसका आंसर हो गया इमल्सिफायर। अब इमल्सिफायर भी हमने शुरुआत से देखते आने, लेसिथिन भी यूज होता है इमल्सिफायर की तरह, और भी कई सारे इमल्सिफायर्स हमने देखे थे। Now the next question is which of the following operation reduces the dietary fiber content in our cereals। मतलब सीरियल्स के अंदर हम ऐसा कौन सा फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन करते हैं जिसकी वजह से उसका डाइटरी फाइबर कंटेंट कम हो जाता है। सो ऑप्शन है ड्राइंग, रेट्रोग्रेडेशन, ग्राइंडिंग और डी ऑप्शन है मिलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिलिंग। मिलिंग दरअसल 3 प्रोसेसेस का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम करते हैं क्लीनिंग, ग्राइंडिंग और टेम्परिंग, और इनका सीक्वेंस होता है सबसे पहले होगी क्लीनिंग, फिर होगी हमारी टेम्परिंग, और लास्ट में हमारी होती है ग्राइंडिंग ऑफ अ फूड सीरियल। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, दरअसल मिलिंग के कई सारे फायदे होते हैं। इससे जो भी हमारे फ्लोर बनाया जाता है सबसे पहले तो सीरियल्स वगैरह का, साथ में इसकी वजह से उनकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। टेम्परिंग जिसके अंदर उसमें वाटर को सोक किया जाता है एक तरीके से, या फिर वाटर स्प्रे किया जाता है सीरियल्स के ऊपर, इस प्रोसेस से वो बहुत ज़्यादा जो हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। और फाइनली इसमें हम करते हैं ग्राइंडिंग। तो इस तरीके से मिलिंग के कई सारे फायदे होते हैं, और ये सिर्फ फ्लोर मेकिंग इंडस्ट्री में ही नहीं यूज होती, इसके साथ साथ जो बियर वाइन इंडस्ट्री उसमें भी मिलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है सीरियल्स के ऊपर। अब लेकिन इसकी वजह से कुछ हम कह सकते हैं लॉसेस भी होते हैं, जैसे विटामिन बी का लॉस होता है मिलिंग प्रोसेस के अंदर हमारे सीरियल से, आयरन का लॉस होता है, और सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो होता है हमारा डाइटरी फाइबर्स का। तो इस तरीके से मिलिंग जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हमारे डाइटरी फाइबर्स का हाई लॉस हमें देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिलिंग। Now next is which is the first used synthetic sweetening agent? Options are sorbitol, aspartame, saccharin and none। So अब हमें बताएं कि सबसे पहले यूज होने वाला सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैकरिन। सैकरिन जो है वो सबसे पहले 1879 में सिंथेसाइज किया गया था, और ये जो स्वीटनर होता है इसके बारे में हमारे लिए जानने वाली बात यह है कि ये जो होता है 500 टाइम्स ज्यादा स्वीटनिंग इफेक्ट शो करता है एज कंपेयर टू शुगर, या फिर जिसे हम सुक्रोज भी कह देते हैं, कैन शुगर भी कह देते हैं। तो शुगर से 500 टाइम्स से ज्यादा स्वीटनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। और वहीं एस्पार्टेम की बात करें, ये भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि 200 टाइम्स मोर हम कह सकते हैं स्वीटनिंग इफेक्ट शो करता है हमारा शुगर के मुकाबले। और वहीं सॉर्बिटल जो होता है वो 60% स्वीट होता है हमारा शुगर के मुकाबले, यानी कि अगर हमारे शुगर से 100% स्वीटनेस मिल रही है तो सॉर्बिटॉल से 60% ही स्वीटनेस मिलेगी। तो इस तरह से ये तीनों ही आर्टिफिशियल स्वीटनर थे, लेकिन सबसे पहले हमारा सैकरिन यूज होना शुरू हुआ था एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर, और ये 1879 से हमारा सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ शुगर इन फूड्स इज। अब मतलब जो फूड प्रोडक्ट है उनके अंदर शुगर का मेन फंक्शन क्या होता है। सो ऑप्शन हम देखें तो एज अ स्वीटनर, एकदम सही बात है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन स्वीटनिंग एजेंट की तरह होता है शुगर का इस्तेमाल। और उसके बाद अगर हम बाकी के ऑप्शन अब यहाँ से देखें तो सबसे अगला ऑप्शन आएगा हमारा प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर्स का मतलब होता है वह कंपाउंड या वह एडिटिव्स जिनका इस्तेमाल हम करते हैं एडिबल फिल्म बनाने के लिए, यानी कि वह फिल्म जिसे हम इजीली डाइजेस्ट कर पाए। और ये जो एडिबल फिल्म का कॉन्सेप्ट है ये खासकर आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है फूड पैकेजिंग के अंदर, क्योंकि अगर हम एडिबल फिल्म यूज करेंगे तो इकोसिस्टम के लिए अच्छा होगा, हमारे जो फूड प्रोडक्ट है उसके लिए भी ये गुड होगा, और जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर है उसको एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ मनी देगा। सो इस एडिबल फिल्म और प्लास्टिसाइजर के लिए हम कई सारे मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिसमें सॉर्बिडॉल आता है और अदर
मतलब मैनिटॉल आता है, सॉर्बिटॉल आता है, और शुगर भी इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं एज अ प्लास्टिसाइजर एडिटिव की तरह यूज होने वाली चीज है। सो इसमें भी हमारा शुगर आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब ह्यूमेक्टेंट की बात करें तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन सीरीज में बताया था कि ह्यूमेक्टेंट वह सब्सटेंस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं हमारे वाटर को ड्राई ऑफ होने से, प्रिवेंट वाटर ड्राइंग ऑफ। जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो स्टोरेज के टाइम अपने अंदर का वाटर बाहर रिलीज कर देते हैं और ड्राई स्टेट में हो जाते हैं, तो उन सब्सटेंस से वाटर का बाहर निकलने को रोकने के लिए हम जो एडिटिव इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं ह्यूमेक्टेंट। और जो ह्यूमेक्टेंट होते हैं ये हमने लास्ट सीरीज में भी देखा था कि कई होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। नेचुरल में हमारे मेन आए थे विनेगर, देन वी हैव अगेन शुगर which is a very good humectant, and honey and many more। तो मेनली ये तीन ऐसे एडिटिव थे जिनको हम humectant की तरह यूज कर रहे थे, तो इसमें हमारा humectant भी हो जाएगा। तो ये तीनों की मैंने आपको बता दिया मतलब क्या था, और शुगर इन तीनों का ही पार्ट था, तो इसकी वजह से हमारा जो सही आंसर है एज अ फूड एडिटिव शुगर का हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, कि humectant भी है शुगर, प्लास्टिसाइजर भी है और स्वीटनर भी है। Now again an easy question, which of the following is our emulsifier। अब हमने शुरुआत में डिस्कस कर लिया था कि लेसिथिन जो होता है वो एक फॉस्फोलिपिड होता है और ये एज अ इमल्सिफायर भी यूज किया जाता है हमारे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। और इमल्सिफायर का मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि क्या वर्क होता है। इमल्सिफायर का मेन वर्क होता है हमारे जो वाटर और फैट का सेपरेशन है उसे प्रिवेंट करना। CMC जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इमल्सिफायर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें गम्स की, तो गम्स में हमने अभी डिस्कस किया था कि ग्वार गम जो होता है, जो कि ग्वार से मिलने वाला एक तरह का गम होता है, वो बहुत ही एक इफेक्टिव इमल्सिफायर होता है हमारा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इमल्सिफायर। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन भी हमारे इमल्सिफायर के लिए सही हैं, तो इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। Now next one is dash is used as chelating agent in canned seafood। Options are polyphosphate, sorbic acid, citric acid और none। अब चिलेटिंग एजेंट हमने शुरुआत में डिस्कस कर लिया था कि वह एडिटिव्स जिनका इस्तेमाल हम करते हैं कॉपर, निकल और आयरन का जो चिलेट फॉर्मेशन के अंदर, और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो चिलेटिंग एजेंट है इनके कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फैक्टर काम करता है कि ये जो मेटल आयंस है ये फैट का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, लिपिड ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हमारे सी फूड या अदर प्रोडक्ट के अंदर, और उनका फैट डिस्ट्रोरेशन की वजह से हमारा फूड स्पॉइलेज से हमें प्रिवेंट करते हैं। सो इनमें से जो इसका सही आंसर हो जाएगा एज अ चिलेटिंग एजेंट इन द सी फूड केस वो हो जाएगा पॉलीफॉस्फेट्स। यानी पॉलीफॉस्फेट्स बहुत हम कह सकते हैं अब्यूंडेंट अमाउंट में यूज किए जाते हैं एज अ चिलेटिंग एजेंट इन सी फूड। उसके अलावा ये और भी प्रॉपर्टी शो करते हैं जैसे प्रिजर्वेटिव की तरह, और अदर प्रॉपर्टी भी शो करते हैं हमारे सी फूड को लंबे टाइम तक स्टोरेज में स्पॉइल होने से बचाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज MSG इज अ सिंथेटिक फ्लेवर एनहांसर इमल्सिफायर। फूड से जो व्यक्ति जुड़ा है उस सबको पता होगा MSG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है ये दरअसल एक फ्लेवर एनहांसर होता है जो मेनली हमारा यूज किया जाता है चाइनीज रेस्टोरेंट के जो फूड प्रोडक्ट बनाते हैं वो लोग उसके अंदर। तो ऑप्शन के हिसाब से तो हो गया फ्लेवर एनहांसर। अब देखते हैं आगे। MSG होता है, इसकी वजह से कई बार जो एलर्जिक पर्सन होते हैं उनके अंदर हमें अलग अलग सिम्टम्स देखने पड़ते हैं। ज़्यादा अमाउंट ऑफ MSG कंज्यूम करने पर हमें अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे उनमें आता है हेडेक होना, नेक पेन होना, डिजीनेस आ जाना। तो ये सब इसके कंजप्शन पे कुछ देखे जाने वाले एलर्जिक सिम्टम्स जिसे हम कह सकते हैं होते हैं। और क्योंकि ये मैंने आपको बताया मेनली चाइनीज रेस्टोरेंट्स में यूज किया जाता है तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसके ये जो सिम्टम्स जब आते हैं एलर्जिक सिम्टम उनको हम कहते हैं चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। यानी कि चाइनीज रेस्टोरेंट से होने वाले डिजीजेस सिंड्रोम हम कह सकते हैं, वह डिजीजेस जो चाइनीज रेस्टोरेंट के कारण हो रहे हैं। सो इससे चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम का लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। हालांकि जानने वाली बात यह है कि जो फूड एंड ड्रग एसोसिएशन है अमेरिका का, उसने इस MSG को सेफ कहा है अपने रिकॉर्ड्स के अंदर। और ये जो हम कह रहे हैं कि ये अनसेफ है, चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम जैसी चीजें शो करता है, तो
जो फूड एडल्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का, वो कहता है कि ये सिर्फ एक तरह का बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेंटली फैलाया गया मिथ है। हालांकि ये सिर्फ एफएओ का कहना है, बाकी लोगों में इसके कुछ साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, वो अलग बात है। सो खैर, हमारे जो क्वेश्चन का आंसर यहीं पे ही हो गया था कि क्या एमएसजी एक फ्लेवर एनहांसर है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यीस्ट एंड मोल्ड ग्रोथ बट लेस इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा हमारा केमिकल या फिर एडिटिव है जो कि यीस्ट और मोल्ड की ग्रोथ को तो रोक देता है, लेकिन बैक्टीरिया के खिलाफ वो बहुत ज्यादा कम इफेक्टिव होता है। सो इसमें जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं वो है सॉर्बिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड और एसिटिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज सॉर्बिक एसिड। सॉर्बिक एसिड मेनली हमारा एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है वाइन्स के अंदर, और ये जो सॉर्बिक एसिड होता है इसका अच्छा खासा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है यीस्ट और मोल्ड ग्रोथ जो होती है हमारे वाइन्स प्रोडक्ट के अंदर, उसको रोकने के लिए। लेकिन क्योंकि ये बैक्टीरिया की जो हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट है, और बैक्टीरिया की जो भी हमें स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है उसे किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उसमें ये इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए ये बहुत ही कम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया को ही इफेक्ट करता है या फिर उनकी ग्रोथ को रोकता है। साथ में जो सॉर्बिक एसिड होता है, कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इस सॉर्बिक एसिड को डिग्रेड कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं। इस वजह से भी ये बैक्टीरिया के खिलाफ इनइफेक्टिव होता है। लेकिन हाँ, सॉर्बिक एसिड जो होता है वो यीस्ट मोल्ड के खिलाफ तो इफेक्टिव होता ही है, साथ में कुछ बैक्टीरिया जैसा मैंने आपको बताया उनके खिलाफ इफेक्टिव होता है, जिसमें मेन आते हैं हमारे स्पोर फॉर्मर बैक्टीरियाज। तो ये जो स्पोर फॉर्मर बैक्टीरियाज होते हैं किसी भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर, खासकर वाइन के अंदर, तो उनकी ग्रोथ को भी रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है सॉर्बिक एसिड। Now next is the highest level of test material that produces no adverse effect are called। अब हमें इनमें बताना है कि वह हाईएस्ट लेवल या फिर वह हाईएस्ट अमाउंट किसी भी फूड एडिटिव का जिसके ऊपर वह हमारी बॉडी पे या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना शो करे, मतलब कोई हार्म कॉज ना करे, उसे किस टर्म से हम डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है GRAS। GRAS की फुल फॉर्म होती है जनरली रेफर्ड एज सेफ। ये वह कैटेगरी है जिसके अंदर जो भी फूड एडिटिव जो कि ह्यूमन हेल्थ के कंजप्शन के लिए एकदम सेफ होते हैं उन्हें रखा गया है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ USA के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है NOEL। NOEL की फुल फॉर्म होती है नो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट लेवल, यानी कि किसी भी फूड एडिटिव का वह लेवल या फिर वह अमाउंट जिसके ऊपर वह हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट शो ना करे। अब ये हमारे आंसर जैसा साउंड कर रहा है, सही में यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का कि नो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट लेवल वही लेवल है जिसके ऊपर कोई भी हमारा फूड प्रोडक्ट का जो भी एडिटिव है वो हमारी बॉडी को किसी भी तरीके से हार्म ना करे, हमारी बॉडी उसे इजीली इंटेक करने के बाद डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट आता है ADI। ADI की फुल फॉर्म होती है हमारी एडिक्वेट डेली इनटेक, यानी कि किसी भी फूड प्रोडक्ट का वह अमाउंट या फिर किसी भी फूड एडिटिव का वह अमाउंट जो कि हमारी बॉडी के लिए हम कह सकते हैं पर डे के हिसाब से यानी डेली बेसिस पे सेफ हो या फिर जिसे हम इजीली कंज्यूम कर पाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फूड प्रोडक्ट या कुछ फूड एडिटिव ऐसे होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे कंज्यूम करने ही पड़ते हैं हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो वह कौन सा लेवल है जिसपे हमें वह फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करने ही पड़े, उसे भी हम कहते हैं ADI। सो आंसर इस क्वेश्चन का तो मैंने आपको बता ही दिया कि NOEL होगा वह लेवल जिसके ऊपर कोई भी फूड एडिटिव हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये उसका हाईएस्ट लेवल है, यानी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फूड एडिटिव है किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर। So we will move forward now. Next, name the agent that help in maintaining the alkaline change during food processing and maintaining stability and flavor too। अब इसमें हमें बताना है कि वह कौन सा एडिटिव होता है जो कि अल्कलाइन चेंजेस यानी कि उसकी जो pH होती है उसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट के चेंजेस को प्रिवेंट करता है। सो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है उसमें एसिड बेस बैलेंस करने के लिए या फिर हमारे pH को वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से ना ज़्यादा बढ़े ना ज़्यादा कम हो, इन दोनों को रोकने के लिए जो हम फूड एडिटिव यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं बफर
या फिर दूसरा इसी को हम कह देते हैं बफरिंग एजेंट। अब ये बफरिंग एजेंट क्या होता है, ये दरअसल हमारे फूड जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे एसिडिक बफरिंग एजेंट या फिर एसिड बफर, जिसके अंदर हमारा एक वीक एसिडिक ग्रुप होता है और एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन ग्रुप होता है, और एक होते हैं बेसिक बफर जिसके अंदर हमारा वीक तो होता है बेसिक ग्रुप और स्ट्रॉन्ग होता है हमारा एसिडिक ग्रुप। तो इस तरीके से दो तरह के हमारे बफर होते हैं, और ये क्या करते हैं, अगर हमारे फूड प्रोडक्ट की पीएच में कोई चेंज आ रहा है ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, तो उसको पीएच को मेंटेन करने के लिए खुद से आयंस रिलीज करते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर, जैसे हाइड्रोजन H+ आयन और हम कह सकते हैं OH- आयन। ये दोनों तरह के आयंस हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर रिलीज करते हैं एसिड और बेसिक बफर, ताकि उसका जो पीएच है वो डिजायर्ड लेवल पे हमेशा मेंटेन रहे फूड प्रोडक्ट का। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बफरिंग एजेंट, जो कि अल्कलाइन चेंजेस को रोकेगा। नाउ नेक्स्ट है डैश इज इमल्सिफायर नेचुरली प्रेजेंट इन सोयाबीन। अब सोयाबीन के अंदर हमारा इनमें से कौन सा इमल्सिफायर प्रेजेंट होता है। अब ऑप्शन है एल्जीनेट, लेसिथिन, आइसोफ्लेवन, नन। सो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेसिथिन। अब लेसिथिन कई सारे प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है, खासकर मिल्क में प्रेजेंट होता है, क्योंकि मिल्क के जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो 3 चीजों से बन के मिले होते हैं, लेसिथिन, स्पिंगोमाइसिन एंड कैम्फेलिन। तो इन तीनों में जो लेसिथिन होता है वो एज अ इमल्सिफायर वर्क करता है हमारे मिल्क के फैट ग्लोब्यूल का इमल्शन जो स्टेट है उसे मेंटेन करने के लिए, और यही लेसिथिन हमारा एज अ एक्सट्रैक्ट करके भी हम फूड एडिटिव यूज करते हैं डिफरेंट फूड प्रोडक्ट के अंदर, ताकि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर इमल्शन फॉर्म मेंटेन रहे। हम शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं, और इसका एक अच्छा सोर्स हमारा मिल्क तो होता है, उसके अलावा होता है सोयाबीन। So these are the 25 question of today. Now this is about today's session। आज हमने सारे important food additives के 25 extra questions देख लिए। पिछले सेशन भी हमने 25 कवर किए थे और इस सेशन में भी 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। होप ये आपको हेल्प करेंगे आपका जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसको क्लियर करने में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।